Welcome to ARJ classes, where education gives you employment. ARJ classes, your inner voice heard. गुड इवनिंग फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स की बेसिक चीज़ें लगती है, बेसिक कंसेप्ट्स हो, बेसिक फॉर्मूले हो, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले। हो सकता है कि आप लोगों के पास जो भी है पढ़ते पढ़ते कभी मैथ्स का बेस आपका छूट गया होगा, तो ये एक प्रकार से एक ब्रिज होगा आपके लिए कि जिससे आपका मैथ्स फिर से आप रिकॉल कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. So today we are going to start with I hope you might have heard that number system, ये भी चीज़ होती है UPSC CSAT में, नंबर सिस्टम एंड ऑल। सो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। नाम कुछ भी दे दो, लेकिन वो तो सारी चीज़ें बेसिक ही है और आसानी से मैं समझा दूंगा। कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिखूंगा, कुछ चीज़ें ओरली बताऊंगा। ओके, सो बेसिकली and I want this to be an interactive session as always. So मैं अगर आपको कुछ सवाल पूछता हूँ तो आप जवाब दे देना। अगर नहीं आता है so you can tell me no, I don't know sir, I can help you. तो नंबर्स कौन से होते हैं? बेसिक क्वेश्चन। नंबर्स के जो टाइप्स होते होंगे या फिर आपको पता है? ओके, दैट्स ट्रू। एंड जो बेसिकली जैसे number starting from 1, do you know what they are called? Whole number, I guess. So and what about number starting from 0? I guess that is whole number. Oh, okay. And then number starting from 1. ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको फिर अपग्रेड करूँगा मैं। ठीक है, सो यू कैन राइट फर्स्ट पॉइंट। पहले तो ऊपर लिख लो हेडिंग या फिर एक पॉइंट। हाँ, वो तो बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, दैट वुड बी आवर टाइटल फॉर टुडे सेशन। बट उसमें मेन पॉइंट होता है ना, जैसे मेन टाइटल या मेन हेडिंग, उसके अंदर तो उसको लिखो नंबर सिस्टम, लिखा तो भी चलेगा। एंड नंबर सिस्टम के अंदर फिर लाइक आई वांट यू टू जस्ट शो इट ऑन द बोर्ड। जैसे आपने पूरा हेडिंग तो लिख लिया, बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, वो आज के सेशन का हेडिंग होगा। देन यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, नंबर सिस्टम्स एंड देन फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। गॉट इट? मतलब ये आपका मेन पॉइंट हुआ, उसके अंदर ये एक सब पॉइंट हुआ नेचुरल नंबर्स। और फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो नीचे हम लिखेंगे। और हम काफ़ी शॉर्ट में, हमको डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ पर डेफिनेशन की ज़रूरत है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दैट ओवर देयर। डन। नेचुरल नंबर्स लिखा, यहाँ पे नंबर सिस्टम लिखा होगा आपने, फिर यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर जो आपने लिखा है उसमें क्या करना है, उसके नीचे न्यू लाइन पे 1, 2, 3, डॉट 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 ऐसे करो, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। तो इससे भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं है। तो ज़्यादा कुछ डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सम बिग एग्जामिनेशन। उसके बाद में सेकेंड 2 पॉइंट करो, नेचुरल नंबर्स का ख़त्म हो गया डेफिनेशन वहीं पे। बट बाय द वे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट डेफिनेशन, जो भी मैंने 1, 2, 3 कहा? That it doesn't start with 0, it starts with 1. So the natural number, whatever comes from 1 to infinity, that are natural numbers. Yeah, that's it, very good. तो होल नंबर सेकेंड आ रहा है, होल नंबर, तो होल नंबर्स आपको पता ही है। यस, सो 0, 1, 2, डॉट डॉट डॉट। So I hope are you writing it like this, first natural numbers, new line 1, 2, 3, then again 2 whole numbers, then again 0, fine. अब उसके बाद में और कौन से नंबर्स होते हैं ऐसे, क्योंकि जो आपने इवन ऑड कहा था वो थोड़ा, वो भी नंबर्स है लेकिन वो हम अलग कैटेगराइजेशन में उसे पुटअप करते, बट दिस इज़ डिफरेंट। तो इस वाले जो 1 से शुरू हो रहे, 0 से शुरू हो रहे, तो वैसे और कौन से नंबर्स होते हैं, आपको कुछ याद आ रहा है? यू एबल टू रिकॉल एनीथिंग? नो, फाइन। तो
मैथमेटिशियंस ने ये ढूंढ निकाला कि चलो 0 के पहले भी नंबर हो सकते हैं क्या, तो उनको पता चला 0 से भी पहले नंबर होते हैं. सो डू यू रिमेंबर नाउ 0 के पहले वाले नंबर्स? 0.1. Oh no, that is again 0 के आगे वाले हैं, क्योंकि 0 पॉइंट बोल रहे हैं ना. राइट. तो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. फिर अगर नेगेटिव नंबर मिल गए हमें तो 0 के आगे वाले पॉजिटिव नंबर, पीछे वाले नेगेटिव. तो नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स, इन तीनों को मिलाएंगे अगर हम, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं इंटीजर्स. इंटीजर ये नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार आता है इंटीजर्स. तो इंटीजर्स इस ग्रुप को कहा जाता है. अब जैसे हमने 1 2 3 डॉट 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 किया, वैसे ही 0, 1 2 डॉट 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 किया. डॉट 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 का मतलब है इन्फिनिटी. तो अब इस वाले ग्रुप में अगर हम नेगेटिव की ओर जाते हैं, लाइक 0 के पहले जाते हैं, 0च्या आधी आपण जातो, त्यावेळेस काय होणार, the number, will it end to any particular number or will it also go to infinity? It might also go to infinity. It definitely goes to infinity, right? So means यहाँ पर भी डॉट 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 है और यहाँ पर भी. तो लिखते समय कैसे आएगा? It will be I'm talking about integers. तो integers ऐसे आपको थर्ड नंबर पे लिखना है. एंड देन उसके एग्जाम्पल्स में डॉट 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 आएगा, फिर -2 -1 0 1 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट. 1 2 लिखो या फिर +1 +2 लिखा तो भी चलेगा. इट्स फॉर योर कन्वीनियंस. अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ पर भी वो नंबर्स अनएंडिंग है, कितने भी हो सकते हैं, और यहाँ पर भी आगे वो कहीं पर भी जा सकते हैं, कितने भी. वी कैन नॉट मेजर दैट और काउंट. ये हो गया हमारा इंटीजर्स. समझ में आया? तो ये तो नेगेटिव नंबर्स भी कहते हैं हम, लेकिन ये पूरा ग्रुप, यानी इससे एक लॉजिकल सीक्वेंस या फिर यहाँ पे एक लॉजिक होता है. क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला है नेचुरल नंबर, वो होल नंबर का सबसेट है. सबसेट मीन्स डोंट नो. ओके, ये बस अभी दिमाग में रखो, क्योंकि ये हम पॉइंट आगे फिर से लेंगे, क्योंकि ये सेट वगैरह भी बेसिकली यूज़ कर सकते हैं. लाइक यू नो क्वेश्चंस कैसे आते हैं घुमा फिरा के, तो उसमें आ सकता है. तो मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स है क्या? होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर से, बस 0 एक अलग आया है. तो इसी का मतलब है कि होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स है, इसीलिए नेचुरल नंबर एक सबसेट है. सेट मतलब ग्रुप. नेचुरल नंबर एक सबसेट है होल नंबर्स का, यानी वो एक छोटा सा पार्ट है. कितना छोटा वो पता नहीं, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है होल नंबर्स का, जो बड़ा पार्ट है उसका. सो दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स. वैसे ही अभी इंटीजर्स की अगर हम बात करेंगे, तो इंटीजर्स और ऊपर दो जो हमने देखे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, उसके क्या स्टेटमेंट्स निकलेंगे? Whole number are the subset of integer. यस, राइट. क्योंकि 0 भी है, अब 1 से भी स्टार्ट हो रहा है, तो वो सारा सबसेट हो गया. अंडरस्टूड? तो ऐसे ही सवाल बनते हैं. मतलब ये नहीं कि हमें डेफिनेशन पता है और हो गया, कुछ तो सॉल्व करने देंगे, ऐसे नहीं होता है. तो क्वेश्चंस ऐसे ही घुमा फिरा के देते हैं वो लोग, राइट. तो ये हो गया इंटीजर्स के रिलेटेड. अब आगे हम और एक इसके आगे एक डेफिनेशन आएगी, उसके बारे में हम देखेंगे. दिस वाज थर्ड टाइप. फोर्थ टाइप, रैशनल नंबर्स. डू यू नो अबाउट इट? तो अगर आपको याद नहीं था इंटीजर्स, तो मुझे नहीं लगता. नंबर ऐसे अपॉन कुछ नंबर. हाँ, दैट्स ट्रू, बट डू यू नो इट डेफिनेशन वाइज एग्जैक्टली क्या होता है? क्योंकि आप बोलोगे आपने जो कहा तो फ्रैक्शन हुआ ना, बट इफ इट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स एंड देन देर आर इरेशनल नंबर्स ऑल्सो. तो इसके बाद में रियल नंबर्स भी होते हैं. सो let us look at the definition of rational numbers. You can just write rational numbers, जो भी fourth point है, right? Fourth point, rational numbers.
तो रैशनल नंबर के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा डेफिनेशन के पास ध्यान देना है। जैसे अभी हमने तो एग्जाम्पल्स डायरेक्टली लिख लिए, लेकिन यहाँ पर रैशनल नंबर्स के रिलेटेड हम डायरेक्टली एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते, उससे कुछ पता नहीं चलने वाला। उसमें पहला पॉइंट ये हो सकता है कि P अपॉन Q फॉर्म में होंगे। सेकेंड, P और Q आर इंटीजर्स। और थर्ड पॉइंट होगा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q शुड नेवर बी 0। तो ये 3 पॉइंट से रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन बनेगा। सो आई वांट यू टू राइट दिस 3, ऐसे ही लिखो, कुछ स्टेटमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट तो हम अपने मन से भी बना सकते हैं अगर हमें ये शॉर्ट में पता चला तो, क्योंकि एग्ज़ाम में तो स्टेटमेंट वाइज ही आएगा। थर्ड वन, Q नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू को कट किया है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो इसे समझ के लेते हैं। P अपॉन Q फॉर्म जो आपने कहा वैसा ही है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है, सही बात है। P और Q यानी P कॉमा Q आर इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स है इसका मतलब क्या, वो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, और दे कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, क्योंकि इंटीजर्स है। उन्होंने ये नहीं कहा नेचुरल है या फिर बस नंबर है, ऐसा नहीं कहा है, स्पेसिफाइड है, पूरी चीज़ स्पेसिफाइड है कि ये इंटीजर्स ही है P और Q। उसके बाद में क्या है, Q क्या है, इट्स नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 नहीं है तो मुझे एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में आता है, एज अ स्टूडेंट हो या फिर जो भी है, कि Q 0 क्यों नहीं है, अगर 0 रखते तो क्या दिक्कत है। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन लाइक दैट एंड डू यू हैव एनी सॉल्यूशन टू इट, और इफ नो आई कैन टेल ऑब्वियसली। Q कैन बी, बट फिर भी यहाँ पे लिखा है ना Q 0 नहीं होना चाहिए। P के बारे में तो नहीं लिखा है, चलो P 0 रखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। Q 0 नहीं चाहिए हमें। Q क्या Q ने कुछ झगड़ा किया था P के साथ, तो Q के साथ ही इतना इनजस्टिस क्यों हो रहा है, वो नीचे है इसलिए, छत के नीचे। ऑलराइट, आई नो आई डोंट वांट टू ट्रबल यू, अगर आपको नहीं पता है, लेकिन अभी ध्यान में रखो कि जब हम कोई भी नंबर नीचे होता है वहाँ पे अगर 0 वैल्यू आती है तो हम उसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर डिवाइडिंग। ये डिवीजन के लिए है, तो 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते बैठेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.00000, लेकिन हमें कभी भी आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, जो भी साइन कॉस टैन के वैल्यूज में भी आता है, लाइक दैट। तो इसीलिए Q 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज कमिंग इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर का होता है, डिनोमिनेटर नीचे का होता है। डू यू नो दिस? तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 आएगा तो वो नंबर ही नहीं है, इट इज़ अ नॉट डिफाइंड नंबर। हम नहीं कह सकते वो 0 है आंसर। हाँ, लेकिन P की जगह पर अगर 0 आता है तो वो डेफिनेटली 0 है। P की वैल्यू अगर 0 रही और नीचे कोई भी नंबर हो तो भी इज इक्वल टू इट इज 0, ओके। बट Q की जगह पर अगर 0 आता है, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी आंसर, ठीक है। आई होप यू हैव रिटन दिस, ओके। अब इसमें देखो, अब ये P अपॉन Q फॉर्म यहाँ पर भी आ सकता है, बिकॉज इट इज नेगेटिव, इट कैन कम हियर ऑल्सो। और यहाँ पर भी आ सकता है, किसी भी दो नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फिट हो सकते हैं। दे कैन बी एनी नंबर, क्योंकि Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 छोड़ के। 1000 अगर होती है तो इसका मतलब है 1000 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक हाउ इट गोज, लाइक 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5। अब जैसे आपको यहाँ पे 1 की जगह पर अगर 5/5 = 1 है, 5/5 मतलब दोनों नंबर्स अगर सेम रहेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, 5/5। तो इसका मतलब क्या है, 0 to 1 में 5 पार्ट्स है।
So how it goes in a number line? Do you remember number line? Alright, no issues. नंबर लाइन ऐसे होता है, तो यही नंबर्स यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाई देते हैं या फिर दिखाए जाते हैं. 1 then 2 and then 3. It is the same thing, only represented on a line. Yes. तो मतलब क्या हो रहा है कि अब 0 to 1 के बीच में मैंने जो कहा 5 पार्ट्स है, तो वो 5 पार्ट्स यहाँ पर हो जाएंगे. तो 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3 ऐसे आएगा. नहीं, Q का जो भी नंबर होता है, जैसे Q की मैंने अगर वैल्यू 5 रखी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q मतलब ये जो दो इंटीजर्स है कोई भी इक्वल लेंथ वाले 0 to 1 या 1 to 2, इसको हम 5 पार्ट्स में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. किसकी वैल्यू? Q की वैल्यू अगर 5 होगी तो अगर Q की वैल्यू 5 हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वली. तो यहाँ पर कैसे जाएगा वो? 0 upon 5, 1 upon 5, 2 upon 5. मैं बात कर रहा हूँ 0 to 1 की, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 upon 5, 1 upon 5, 2 upon 5, 3 upon 5, 4 upon 5 और 5 upon 5 जो कि होता है 1. ये सारी वैल्यू 0 upon 5 का वैल्यू क्या है? 0 ही आएगा. मतलब ये यहाँ पर ही आएगा और ये 5 upon 5 मतलब 1, यानी यहाँ पर आएगा. लेकिन बीच में जो नंबर्स है ये एक पार्ट हुआ 0 upon 5 to 1 upon 5, 1 upon 5 to 2 upon 5 would be the second part, 2 upon 5 3 upon 5 third part, 3 upon 5 to 4 upon 5 fourth part और 4 upon 5 to 5 upon 5 fifth part. ऐसे 5 पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये 5 पार्ट्समध्ये ते डिवाइड झालं, कारण इथं 5 घेतला म्हणून हे असं झालं. मग जर 3 असतं तर 0 upon 3, 1 upon 3, 2 upon 3 आणि 3 upon 3 मेन नंबर आपला 1. ओके, लाइक दिस इट हैपन्स, लाइक दिस हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. तो अगर यहाँ पर मतलब Q की वैल्यू कितनी भी ले लो आप, 1000 ले लो चाहे मिलियन ले लो, लेकिन उतने पार्ट्स होंगे तो उतने नंबर्स आप कितने भी ले सकते हो. द बेस विल रिमेन एज इट इज. Q की जो वैल्यू है वो उतनी रहेगी. ओके, इफ वी आर कंसिडरिंग इट बिटवीन एनी टू इंटीजर्स तब. ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है. और एक बात यहाँ पर है कि वो इंटीजर है यानी वो नेगेटिव भी हो सकता है. हाँ, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और इसकी भी आ सकती है, क्योंकि इसका क्या कहा है कि 0 नहीं आ सकता. इट कैन नॉट बी 0 बट इट कैन बी नेगेटिव. और दोनों अगर नेगेटिव आते हैं तो आपको वो तो रूल पता होगा, माइनस माइनस प्लस. तो अगर -1 -2 है तो मतलब वो माइनस माइनस चला जाएगा और +1 upon 2 यानी 1 upon 2. तो 1 upon 2 अगर आ रहा है तो वो यहाँ पर यहीं पर आएगा 0 और 1 के बीच में 1 upon 2 हाफ. वैसे भी हमें पता है ना हाफ होता है, 1 के पहले ही आएगा, लाइक दैट. ओके, दिस पार्ट रियली क्लियर या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या फास्ट जा रहा हूँ मैं बहुत? सच में? ओके, सो दैट वाज अबाउट रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स की ये 3 चीज़ें याद रखनी है. P upon Q फॉर्म में होते हैं, PQ इंटीजर्स होते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं ना, वो कुछ भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं और उसमें हमें पता चलना चाहिए कि वो इंटीजर्स है या नहीं. तो डेफिनेशन के हिसाब से हम जाना है. और Q क्या होना चाहिए? Q यानी डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए. इसके बाद में नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर्स, जो कि 5th आई बिलीव 5th टाइप इर्रेशनल नंबर्स. सो राइट डाउन इर्रेशनल नंबर्स. ये तो था रैशनल नंबर्स के बारे में. इर्रेशनल नंबर्स. अब इर्रेशनल नंबर्स में ज़्यादातर ऐसे नंबर्स आते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो डेफिनेट नहीं है. अब
ये जो रैशनल नंबर्स थे, अगर हम इन्हें डिवाइड करने जाएं तो कहीं पर हमें वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 में लेता हूँ अगर, तो 1/2 की डेसिमल वैल्यू क्या आती है? नो, 1/2 यानी हाफ। ओके फाइन, आई टीच यू, डोंट वरी, बट फिर भी चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। 1/2 है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से अगर 1 को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो तो 0 लेना पड़ेगा। तो 0 लोगे तो 1 - 0, तो फिर 1 एज इट इज़ नीचे आएगा, ठीक है। एंड देन अगेन यू विल टेक अ 0, सो 10 आ जाएगा। 0.5। हाँ, सो द आंसर इज 0.5। तो मतलब 1/2 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.5 से। सो 1/2 0.5 आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो स्टॉप हुआ ना 0.5। यस वी नो 0.5। लेकिन पाई की वैल्यू क्या है अगर मैं पूछूं? पाई 4πr²। नो 22/7। हाँ, 22/7 ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। एंड मैथमेटिकली इन डेसिमल फॉर्म, इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर आई विल टेल यू। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.142 और वो रिकर होती है आगे, मतलब रिकर नहीं कह सकते हम, उसे कह सकते कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये वर्ड मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी उसकी वैल्यू नहीं आ रही, वो स्टॉप नहीं होता है, अलग अलग हर बार अलग अलग वैल्यूज आती है। ऐसे नंबर्स है मैथ्स में। और एक नंबर है √2, √3। तो ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स है कि जो नंबर्स तो है लेकिन रैशनल नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं आ रहा है समझ में, इसलिए उनका नाम दिया है इररेशनल नंबर्स। रैशनल का मतलब क्या है? लॉजिकल, वैसे देखा जाए तो। और यहाँ पे कुछ जो भी मैथमेटिकल रूल्स है उसके अगेंस्ट ही जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका एंड ही नहीं है। बस काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाया लेकिन कुछ एंड नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? इररेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो उनके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो √2, √3, पाई। पाई का सिंबल पता है? या जस्ट लाइक 2 columns and the bar. Yes, so these are irrational numbers. Okay, so in your own words if you want to write, you can write कि non terminating decimals ब्रैकेट में कहीं पर लिख लेना, तो आपको पता चलेगा कि ये इनकी जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और डेसिमल फॉर्म में अगर हम लेते तो वैसा आएगा। ठीक है, रूट। अब ये हो गया इररेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर हमने उसके बाद में देखा। तो इररेशनल नंबर्स में दोनों भी आ सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग भी, लेकिन फिर भी उसके डेफिनेशन के अनुसार अगर जाएंगे तो चलो आगे वाला नंबर लेते हैं हम, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स जो भी हमने अभी देखे वो सारे नंबर्स आते हैं, चाहे वो अभी जो देखा हमने इररेशनल नंबर्स वो भी आते, रियल नंबर्स भी आते। क्योंकि जैसे आपने पाई की वैल्यू कही 22/7, सही बात है, 22/7 तो P/Q फॉर्म है। उसके बाद में वो नंबर अगर देखा जाए तो Q0 भी नहीं, ये 7 आ रहा है 22/7। सो मतलब वो रैशनल नंबर है, लेकिन अगर वैल्यू हम डेसिमल में निकाले तो हमें पता चलता है अरे ये तो रैशनल है ही नहीं, ये तो इररेशनल है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें देखने से तो ऐसे लग रहा था कि अरे ये रैशनल है, क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन तो इतनी है, लेकिन अगर आगे जाके हमें पता चलता है अरे ये तो इररेशनल है। लेकिन अगर 22/7 इसकी वैल्यू है फ्रैक्शन फॉर्म में, P/Q फॉर्म में,
देन दैट मीन्स कैन वी शो इट ऑन अ नंबर लाइन. नंबर लाइन में जैसे मैंने कहा था ना 0/5, 0/5 के बाद 1/5, 2/5, 3/5. So can 22/7 be represented on a number line? See again I'll tell you 0/5 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 0 और 1 के बीच में मैंने कहा था q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. So 0/5 फिर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 यानी 1. तो वैसे ही अगर आगे जाते हैं आगे भी जा सकते हैं यानी 5/5 हो गया 1, फिर 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5 जो है वो तो 2 के टेबल में आता है. 5 1 2 मतलब 2. 10/5 मतलब 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. वी कैन कंटिन्यू इट. सो 22/7 भी ऐसे आ सकता है. इज इट कैन वी नो कैन वी रिप्रेजेंट इट इन ऑन अ नंबर लाइन? Well, the answer is we can because again जैसे मैंने नंबर लाइन पे बताया कि 0 और 1. I'll draw it one more time to make it clear. So number line में left side को will it be in the negative thing, negative and then positive? Here it is negative. बीच में 0 आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव. बट अगर जो भी डेटा आपके पास है उसके अनुसार आपका नंबर लाइन छोटा भी हो सकता है. अगर नंबर लाइन पे सारे पॉजिटिव नंबर्स ही दिए हैं, एक चलो XYZ मैथ्स का प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो. लाइक 4 to 5 है तो 4 to 5 भी आप स्टार्ट कर सकते हो. लाइक लेट मी टेक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 17/5. 17/5 तो एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा मुझे क्योंकि उसका कुछ में मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा ऐसे डायरेक्टली. तो फ्रैक्शन में मतलब आई नॉट गेट एनी होल नंबर इसको डिवाइड करने के बाद. 17/5 के बाद क्या आएगा? एज आई टोल्ड यू 0/5, 1/5, 2/5. सो लाइक दैट आफ्टर 17 दैट्स राइट 18/5. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. सीरियली वी आर गोइंग. उसके बाद में एम आई राइट? और फिर यहाँ पे क्या आएगा? That's true. 20/5. And now when we are taking 20/5, can we get a whole number by solving it? Yes. So what is that whole number? 4. यानी यहाँ पर हम डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, लेकिन नंबर क्या है हमें पता है 20/5 है. तो 20/5 के बाद क्या आएगा? 5. No. 25/5. No. We are going serially one by one. So 21/5. 21/5. Okay. It's easy. I told you it's not difficult at all. So 22/5. Am I right? Yes. Next, you tell me. 23/5. हाँ. 24/5. हाँ. And 5. right. Exactly. Good. तो अब आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो यहाँ पे 17, 18, 19 आया. जब 4 आया तो अब मैंने नंबर लाइन मैंने जैसे कहा था मैं बीच से भी ले सकता हूँ. तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना 17/5 डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा. क्योंकि आपको बड़ी नंबर लाइन करते बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो जहाँ से आपको शुरू करना है बस दिमाग में ये याद रखना है कि Q जो भी है Q यहाँ पे 5 है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो भी घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन देंगे उनके हिसाब से हमें ऐसे हम एक रफ में नंबर लाइन निकाल सकते हैं एंड देन वी कैन कम क्लोज टू द आंसर. ठीक है. मैं इसे कैसे अप्लाई करना है नॉलेज को ये भी थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि आगे कैसा भी क्वेश्चन आए चाहे वो स्पीड का हो, टाइम का हो, एवरेज का हो, जो भी है, बट अगर वो ऐसे कुछ इंटीजर रैशनल नंबर्स की नॉलेज को लेकर दे रहे हैं तो वी हाउ टू डू इट लाइक दिस. तो ये पता चला आपको. तो मैं क्या कह रहा था कि 4 और 5 ये नंबर्स के बीच में ये बाकी सारे आ रहे हैं क्योंकि ये तो होल नंबर है. यानी कोई भी दो होल नंबर, फॉरगेट होल नंबर्स, टू इंटीजर्स, कोई भी दो मेन इंटीजर्स है उनके बीच में हम रैशनल नंबर्स पुटअप करते हैं. तो माय क्वेश्चन इज अगेन क्या 22/7 भी इस तरह से नंबर लाइन पे? हाँ. नाउ यू गॉट योर आंसर. तो येस है इसका आंसर, नो नहीं है. क्योंकि हम जैसे यहाँ पे 22/5 दिया है
we can represent that. So 22 upon 7 can also be represented, but the thing is it is irrational number. तो इसका मतलब क्या है कि इर्रेशनल नंबर भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो नॉन एंडिंग भी हो तो भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन एंडिंग जो भी हम कहते हैं उसे, तो वी कॉल इट एज राउंड ऑफ करना, है ना. तो जैसे कोई नंबर आ रहा है आपका, मैथ्स में कई ऐसे नंबर्स आते हैं, लाइक आपका स्कोर, कोई भी आपका एग्ज़ाम का स्कोर हो या परसेंटेज आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं 8.75555566666666, तो हम क्या करते हैं, उसे राउंड ऑफ कर लेते हैं. तो 8.756666 आ रहा है, इसका मतलब हाँ, सो वी जस्ट कन्वर्टेड इनटू द अनदर नंबर. तो उसी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए वो ये नंबर्स भी हम यहाँ पे लिखते, रिप्रेजेंट करते. सो इट इज़ लाइक दैट, दैट्स व्हाई राउंडिंग ऑफ करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है. और √2 और √3 का भी जो नंबर है ना, वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, बट वी डोंट वांट टू गो इनटू द मोर डीपेस्ट पार्ट्स, जो कि जिसको मतलब जो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो तो ड्राइंग पार्ट हो गया. लेकिन याद रखो कि √2 √3 ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन रूल्स. ठीक है, तो ये क्लियर है. तो अब कहने का मतलब क्या है, जो हमने रियल नंबर्स अभी लिखा है, तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है. रियल नंबर्स की डेफिनेशन इतनी ही है कि ऑल द नंबर्स, जो भी हमने नेचुरल नंबर्स से लेकर इरेशनल तक देखे, all the numbers which can be represented on a number line are called real numbers. जो नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं हम नंबर्स, they are called real numbers. So technically all the numbers can be represented on the No, then you are wrong, because 11th 12th में आपको इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं. okay. all the numbers All the numbers which are represented on the number line are called real numbers. तर या गोष्टीलाच म्हणजे कॉम्प्रेहेन्शन म्हणतात ते लोक, की ह्या शब्दातच असे खेळवतात ते. मग आता असं नाही ना की ऑल नंबर्स, कारण की काय त्यांनी पुढचे असं सांगितलंच नाही आहे की बेसिकली ऑल नंबर्स, बिकॉज दे हॅव केप्ट इमॅजिनरी नंबर अँड कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज देअर इन 11th and 12th. so the numbers which are represented on the number line are called हां, रियल नंबर्स, दॅट्स इट. all the numbers. Not all the numbers, only those which can be represented on a number line. That's it. तो ये एक नंबर सिस्टम का एक पार्ट हुआ. उसके बाद में अब हम स्टडी करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में. तो फ्रैक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर मुझे रेशियो भी लेना है, फ्रैक्शंस का भी जल्दी जल्दी देखेंगे, और फिर रेशियो का लेंगे. वो मेरे दिमाग में अभी है फ़िलहाल टाइम के पास देखते हुए. So let us take down fractions now basically. So it's a new means उसी में basic mathematical concepts में fractions. तो fractions में भी types होते हैं. तो fractions basically you know कि fractions क्या है, कि जैसे numerator और denominator होते हैं, जैसे P upon Q फॉर्म दिखाया था, तो P या न्यूमरेटर कहते हैं उसे, और Q यानी डिनोमिनेटर. तो P अपॉन Q फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं हम, कि इट्स रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन. मतलब होल पार्ट जो है उसका कुछ पार्ट. फ्रॅक्शन का मतलब काय, एक तुकडा, थोडक्यात एक तुकडा. तर कशाचा तुकडा काय ते. मग आता जस्ट आई टोल्ड यू 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 में से 1 पार्ट इक्वल में डिवाइड हो रहा है.
एक मैंने जैसे पूरा सर्कल निकाला, सर्कल को मैंने डिवाइड किया, कट किया, इसमें मेरे पास एक केक है और मैंने बड़ी तलवार से कट कर दिया। वो आजकल बीच में फॅशन चल रहा था ना पुणे में वगैरह, तलवार आणि बड्डे, मग ते गाणं लावायचं भाईका बड्डे. तर मी तशी तलवार घेतली आणि केक मधनं कट केला पूर्ण. मग मी कसा कट केला, मी त्याचे 2 पार्ट्स बनवले इक्वल, सो 1/2. सो एक पार्ट होगा उसको मैं कहूँगा 1/2 पार्ट और यहाँ पे 1/2 पार्ट. इसका लॉजिक क्या है, 1/2 प्लस 1/2. और अगर इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/2, 2 कॉमन हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो फिर आंसर क्या आएगा 2/2 और 2/2 1, 2/1. जैसे यहाँ पर अभी देखा था ना हमने, जैसे 5/5 मैंने नहीं कहा था 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5. तो 5/5 क्या आ रहा है 1. मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो द आंसर विल बी 1. ठीक है, नो वरीज. लेकिन आगे ये बात याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा सो आंसर विल ऑलवेज बी 1. ठीक है, हाँ. लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 आते हैं देन इट्स नॉट 1, इट्स अगेन नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 नीचे आ रहा है ना, 0 नीचे चाहिए ही नहीं. हाँ, क्यू के जगह पर 0 नाही चाहिए. म्हणजे आता आपण 1/2 म्हणतोय म्हणजे काय, 2 मधनं 1 तुकडा आणि जर खाली घेतला 0, वो लॉजिक ही नहीं बन रहा है कुछ. Sir, like 2 is common in both of them. So why not 1 common in both of them? हाँ, दैट इज़ बिकॉज इट्स न्यूमरेटर. अब क्या लॉजिक क्या है इसमें कि हमने केक का एग्जांपल अगर लेता हूँ मैं, तो 1/2 हो रहा है. 1/2 की वैल्यू 0.5 है और दूसरा वाला भी 0.5. अगर 0.5 प्लस 0.5 करेंगे तो 5 + 5, जस्ट इमेजिन 0.5 0.5, 5 + 5 10 हो रहा है. तो 0 नीचे लिखोगे, 1 यहाँ पर जाएगा उस साइड में, पॉइंट के इस साइड में कैरी करोगे आप, तो 0 + 0 0 और ऊपर वाला 1 कैरी किया हुआ +1 हो जाएगा. तो नीचे क्या आ रहा है 1.0. तो 0.5 इनको ऐड करने के बाद आ रहा है 1.0. और अगर आप कह रहे हो कि कोई भी न्यूमरेटर अगर इक्वल होगा, लेकिन अगर न्यूमरेटर इक्वल रखेंगे तो वी कैन नॉट ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. like if I take we are going to discuss that I think when that point will come definitely, because वो भी लेना है मुझे आज ही, लेकिन हो सकता है मैं ज़्यादा ले रहा हूँ लेकिन टाइम भी कम है तो लेना भी पड़ेगा. हम जस्ट टाइम कम है मतलब ये वाला टाइम नहीं, एग्ज़ाम के रिलेटेड वाला टाइम, मतलब एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए टाइम वो कम है. फिर भी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूंगा तो यू कैन डेफिनेटली, यू हैव टू डू इट फॉर प्रैक्टिस. फिर मैं चेक कर लूँगा, थोड़ा सा बेसिकली जाना पड़ेगा 10 days, देन वी कैन गो टू द कोर क्वेश्चंस. चलो, तो मैंने क्या कहा कि फ्रैक्शंस होते, तो फ्रैक्शन में हमने कट किया. आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आगे सॉल्व करूँगा, बताऊँगा आपको कि क्यों वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. डिनोमिनेटर याद रखो कि हम कॉमन कर सकते हैं, न्यूमरेटर वो कॉमन रहे या कॉमन ना रहे, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें यूज़ करना है उसको. ठीक है, फाइन. तो ये तो पता चला 1/2 हो गया, हाफ अगर कर रहे तो. अगर मैंने और एक बार डिवाइड किया उसको तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, मतलब लाइक मैंने कट किया केक को तलवार से बीच से, यस 1/4 हो रहा है. एक पार्ट उसमें से 1/4, इसका मतलब क्या है, एक पार्ट मैंने लिया बाजू में आउट ऑफ 4 पार्ट्स, इसलिए तो उसे आउट ऑफ कहते हैं ना, 1/4. तो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, 1/4. अगर मैंने 2 ले लिए तो 2/4, और 2/4 को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट इज़ 1/2 अगेन, बिकॉज 2 और नीचे 4 आ रहा है. तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2 कट 1/2. तो इसलिए 1/2 आया, क्योंकि 2 पार्ट्स आपने निकाले आउट ऑफ 4 पार्ट्स.
अगर 3 पार्ट्स निकालते हो तो इट विल बिकम हाउ मेनी, आउट ऑफ 4 पार्ट्स इफ यू टेक आउट 3, सो फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दैट्स राइट, 3/4, क्योंकि आपने 3 पार्ट्स निकाले आउट ऑफ 4, सो 3/4 यानी 3/4, इजी। और पार्ट्स आपने अगर कर दिए इक्वल तो वो हो जाएंगे, 4/4, 5/4. नो, इट विल बिकम 8 पार्ट्स। जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आया था, अब हमने और भी उसे डिवाइड किया, जैसे ऐसे क्रॉस में आपने कट किया, तो आपके अभी 8 पार्ट्स हो रहे हैं ना। तो अगर 8 पार्ट्स हो रहे हैं, उसमें से एक टुकड़ा आपने बाहर निकाला, तो कितना हुआ? 1/8 यानी 1/8। अगर 2 निकाले तो 2/8, और अगर 8/8 पूरा एक एक खा लिया तो 8/8 यानी 8/8 यानी यस 8/8 यानी 1, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, मतलब 8 पार्ट्स में से सारे 8 के 8 मैंने खा लिए, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल, राइट। तो ये हो गया फ्रैक्शन का एकदम इजी वे में। तो फ्रैक्शंस में 2 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सारे हमने जो देखे, इसमें ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस है, क्योंकि डिनोमिनेटर लार्ज था, या डिनोमिनेटर इक्वल भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर लार्ज था, 2 था, 4 था, 8 था। लेकिन कभी कभी नंबर्स में कभी कभी डिनोमिनेटर छोटा भी होता है और ऊपर वाले जो नंबर है वो ज़्यादा हो सकते हैं, ओके। तो जैसे 5/2 हमने अभी देखा ना, जैसे 22/7, तो यानी न्यूमरेटर बड़ा था, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका मतलब बड़ा हिस्सा मिल रहा है, एक से ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है। जैसे 5 इंसान है, या फिर 7 पकड़ो, चलो 7 है, 22,000 रुपये उनको डिवाइड करने, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 7, 22,000 का प्रॉफिट हो गया एक कंपनी में, तो उनको डिवाइड करना है शेयर होल्डर्स को सारे, है ना, उनका प्रॉफिट। तो 22,000 विल बी डिवाइडेड बाय 7 बिकॉज इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 7 पीपल ऑफ द कंपनी, है ना। तो 22,000/7, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 पॉइंट में नहीं आ रही है, ज़्यादा आ रही है, क्योंकि 22,000 डिवाइडेड बाय 7, है ना। आणि जर करायला पण गेलं तर बघ 7 म्हणजे 22,000 डिवाइड बाय 7, तर 7 3 जा 21, 3 वरती येणार, 21 आलं, 1 राहिला, पुन्हा 0 1, so 3,100 something it will come, around something, because I'm just basically calculating it like that only, कारण 22,000 हा आकडा आहे, त्याच्यामुळं 3,010 काहीतरी येईल, ओके। तर लक्षात आलं। पण मागासच्या केसमध्ये काय झालं होतं, 5/5 च्या आतमध्येच किंवा 4/4 च्या आतमध्येच, म्हणजे 1 ला क्रॉस करत नव्हतो आपण, तो प्रॉपर फ्रॅक्शन झाला। आणि इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त असेल, न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, देन इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। सो टेक डाउन, क्योंकि ये बस ओरली नहीं होना चाहिए, लिख कर भी थोड़ा सा लेना चाहिए। तो आप क्या करो, जैसे आपने फ्रैक्शंस लिखा होगा, उसी में कुछ तो सब पॉइंट, या तो ए, छोटा ए करके डॉट डालो और लिखो कि प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल्स में 1/2 लिखना है, 3/4 लिखना है कॉमा करके, and then in improper fractions you can write 22/7 comma 5/2, that's it। छोटेसेच एग्जाम्पल द्यायचे, पण त्याच्यानी लगेच क्लिक झालं पाहिजे, अरे हाँ याच्यात हे डिफरेंस आहे, ओके। तभी आपका शॉर्ट में स्मार्ट वर्क हो जाएगा, वरना फिर वो अगर आप ज़्यादा लिखते रहोगे, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर इज बिगर देन द न्यूमरेटर, राइट, and in improper fraction the numerator is greater than the denominator, right, exactly, that's the difference,
ओके, अब इसके बाद में हम आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है वो थोड़ा समझने वाली बात है. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, कैन राइट द हेडिंग टिल देन. मिक्स्ड फ्रैक्शन, आई विल एक्सप्लेन द एग्जांपल बट यू राइट. फ्रॅक्शन मध्येच लिहायचं का? Yes, it's a subtype. Third subtype of fraction. So तो ये मिक्स फ्रैक्शन ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है. 3, 4/5, 1, 7/8. सो मिक्स फ्रॅक्शन मध्ये साधं नुसतं 4/5 किंवा 7/8 नाही लिहिलेलं, 3 लिहिलेलं आहे आणि तो मध्यभागी दाखवला जातो त्या फ्रॅक्शनच्या. सो यू कॅन राईट दिस एक्झाम्पल्स अँड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. आता मिक्स फ्रॅक्शनमध्ये हे जे दोन आपण एक्झाम्पल्स घेतलेले ह्यांना आता आपल्याला सॉल्व करायचे. ओके, so we can call it as converting this type of fraction into another type. बेसिकली त्याला improper मध्ये कन्वर्ट करणं म्हणतात. सो व्हाट इज द रूल? द रूल इज वी हैव टू मेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 3 5 15 या फिर 5 3 करो, मतलब नीचे से ऊपर जाते 5 3 15 और यहाँ का जो नंबर है इसे प्लस करेंगे. सो यस, बिकॉज 5 3 15, 15 + 4 19 और डिनोमिनेटर विल स्टे एज इट इज. हाँ, सो द आंसर इज आफ्टर कन्वर्टिंग, व्हाट इज द आंसर देन? मतलब ये पूरा आंसर क्या? राइट, सो 19/5. तो हमने क्या किया बेसिकली? 5 इंटू केला 3 ला आणि 3 प्लस केला, मतलब जे नंबर आला त्याचा प्लस केला 4 ला. राइट, तो मतलब हम जैसे यहाँ से ऊपर जाते हैं तो हम क्या करेंगे? क्रॉस, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस, आणि ते वरतीच सगळं कॅल्क्युलेशन करून खालचं डिनॉमिनेटर ॲज इट इज ठेवतो. तर मग इम्प्रॉपरच मिळालं ना आपल्याला. इज इट इम्प्रॉपर और प्रॉपर? इट्स इम्प्रॉपर सर. इम्प्रॉपर. दैट्स वाई दिस थिंग इज कॉल्ड एज कन्वर्टिंग फ्रॉम मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर. तो ये हेडिंग के अंदर उसको सॉल्व करना है आपको. तो ये अच्छे से सॉल्व करो विथ ऑल द स्टेप्स, और दूसरा वाला भी सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ. 1 7/8. इम्प्रॉपर ना. हाँ, इट इज कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर. उसी में का एक कंसेप्ट है ये. एंड टेल मी द 8 1 जा किया तो 8 आएगा. 8 + 7 विल गेट 8 + 7 इज 15. yes, be confident. Okay, 15 and 15/8, right? So that is how it is done. हाँ हाँ. अब यहाँ पे जो 19/5 है ना, अलग एग्जाम्पल क्यों लेना है? अब हम क्या करेंगे? उसी का वी कॉल इट एज वाइस वर्सा. मतलब जो नंबर आया 19/5 इन दिस केस, उसी को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे. ये 3 4/5 ये कैसे आया है ना? सो लेट अस टेक इट इन दिस वे, 19/5. मतलब हम डिवाइड ही करेंगे. तो टेल मी व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग, व्हाट विल वी डू हियर? दैट्स राइट. सो 3 और यहाँ पे आया 15 और 4. खाली जाना, वरती 0 येणार. 4 येणार. इतना ही करना है. नहीं, ठीक है, गुड, बट इतना ही करना है. इस केस में आपको आगे का सॉल्व नहीं करना है. मतलब वी डोंट नीड टू फाइंड द फाइनल आंसर टू दिस. इतना ही करना है. तो हमें क्या क्या मिला? 3 4 5. आता मी हे सोपं करतो आहे ॲक्च्युली.
आजसाठी. नंतर क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवायझर, डिव्हिडंड का माहिती आहे. ठीक आहे. इफ यू डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू कन्फ्यूज यू ऑन डे 1, No, you can. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट. I will. देन फाइन. तो इसको कहते हैं क्वेश्चंट. क्वेश्चंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड. Four is remainder. Yeah, 4 is remainder. It's remainder. Divisor is 5. Divisor is 5. Quotient is 3. Yes, that's true. And this is called as dividend. Dividend. हाँ, तो आप क्या करो, ये पूरी चीज़ ऐसे के ऐसे लिख लो अच्छे से, और वहीं पर एरो करके आप लिख लो फिर ये नाम. डिवाइजर किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे, क्वेश्चन किसे. ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं होना चाहिए, ये पता होना भी चाहिए, बिकॉज अगेन यू नो दे कीप ऑन कंफ्यूजिंग इन स्टेटमेंट्स. यूपीएससी वाले. I can't. Remainder 3 is. दिस इज रिमाइंडर. हाँ. दिस इज क्वेश्चंट, यानी QUOTIENT, क्वेश्चंट. 5 would be called as the divisor, so it is dividing, and 19 is dividend. और नीचे का नंबर तो हमने लिया है तो उसका कुछ नहीं, राइट. तो अब ये जब हमें मिला है 3, 4, 5 मिला, कैसे ऊपर से आपको नीचे जाना है. व्हाट डू वी कॉल इट एज क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो 3, 4, 5. 3 यहाँ पे आया, 4, 5 क्लॉकवाइज ही लिखा हुआ है. 3, 4, 5. तो याद कैसे रखना है, मैं तो हमेशा, वो छोटे बच्चे भी थे तो उनको भी मैं वही बताता था, QRD. तो Q यानी क्वेश्चन, R यानी रिमाइंडर और D मतलब डिवाइजर. तो यही मिक्स फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन हुआ. तो इससे आप आसानी से मिक्स फ्रैक्शन बता सकते हो, इम्प्रॉपर का मिक्स फ्रैक्शन. ओके, ट्राई द सेम थिंग फॉर दिस क्विकली. तो इसका जो भी जवाब आया था आपको, क्या आया था जवाब आपका, 15/8. तो 15/8 को फिर से इसमें कन्वर्ट करना है आपको. ट्राई करो. हाँ, 817. Sorry. 817. 817 means Q. 7 is the Remainder. 15 is the dividend. 1 is the quotient, and 8 is the divisor. 1, 7 is remainder. 1, 7, 8. Did you get the mixed fraction? If you go clockwise, have you solved it properly in your book? Because हाँ ठीक है, देखूंगा मैं बाद में, लेकिन अच्छे से लिखा है ना, क्योंकि आपको बाद में समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में आप देखोगे तो. ठीक है, फाइन. सो वी नाउ स्टडीड अबाउट फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस का भी अभी हमने देख लिया. अब हमें डेसिमल्स का भी देखना है. उसके बाद में एक्सपोनेंट्स होते हैं, इंडाइसेस होते हैं. सो सारी चीज़ें तो हम एक साथ आज नहीं ले सकते, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारी चीज़ें मैं एक साथ भी आपको देना नहीं चाहता हूँ. थोड़ा सा उसको भी बैलेंस रखना चाहिए. बट वी विल डेफिनेटली टेक डेसिमल्स टुडे. तो डेसिमल्स कैसे लिखे जाते हैं वो एक छोटा सा पार्ट हम आज देखेंगे. So after fraction, the main point would be decimals. Decimals यानी जिसमें पॉइंट आते हैं, जैसे हमने देखा 1/2 is equal to 0.5, right?
तो आपको क्या पता है कि 0.5 को अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन. इट इज कॉल्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? नो. फाइन. तो क्या करना है आपको? देखो 0.5 है, आपको याद आ जाएगा जैसे मैं बताऊंगा. तो 0.5 इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में यानी 5/10 इसमें रिप्रेजेंट करते हैं. या फिर अगर मैं इसका उल्टा कुछ दे दूं आपको, ये तो डेसिमल पॉइंट से मैंने डेसिमल फ्रैक्शन में ले लिया, वैसे ही अगर मैं 13.75 ऐसे ले रहा हूँ तो ये भी डेसिमल पॉइंट है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डेसिमल फ्रैक्शन में. तो 1375 यानी 1375 पूरा लिया मैंने और नीचे मैंने 100 लिखा. क्या रिलेशन आप लगा सकते हो, क्या रिलेट कर सकते हो इन दोनों को देखकर? क्या स्टडी करके आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर मैंने 0.5 लिया तो 5/10 लिखा, 13.75 लिखा तो 1375/100 लिखा. तो क्या कर क्या रहा हूँ मैं? यहाँ से ये कैसे लिख रहा हूँ? ये थोडा देखो ऐसा गडबडून जायची गरज नाही, थोडं बघा. नंबरावरतीच हे केलेलं आहे तुम्ही, फक्त जे झिरोचं व्हॅल्यू आहे ना ते तुम्ही जास्त म्हणजे वाढवलेले सीइंग द नंबर्स. हां, ओके. सो व्हॉट डिड आय डू? ठीक आहे. हे नुसतं 2 एक्झाम्पल्सवरनं कळणार नाही, तर मी सांगतो काय की इथे 1 पॉइंट आहे, पॉइंट नंतर 5 दिला है, मतलब इसके पॉइंट के बाद में कितने नंबर है हमारे पास? एक ही नंबर है, उसके बाद में कितने भी ज़ीरो रहे उसको कुछ वैल्यू नहीं है. लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद नेचुरल नंबर जो भी आ रहा है वो कौन सा है? 5 है. एक ही नंबर, एक ही डिजिट है. डिजिट, अगर मैं डिजिट की बात करूँ, एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट है तो यहाँ पर एक ही ज़ीरो आएगा. यहाँ पर कितने डिजिट्स है आफ्टर डॉट? 2. इसलिए मैंने ज़ीरोज़ भी कितने लगा लिए? 2. तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे सकते 0.50, लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है? नेचुरल नंबर होना चाहिए डिजिट में. हाँ, लेकिन अगर 50 के बाद में और एक नंबर दिया है, 503 दिया फॉर एग्जांपल, तो डिजिट्स कितने हो रहे हैं? अब 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा. तो हाउ मेनी डिजिट्स? अगर 0.503, देयर आर 3 डिजिट्स, और इसका मतलब यहाँ पे कितने ज़ीरो लिखोगे? 3 लिखोगे. ईजी, काफ़ी ईजी पीजी है ये, लेकिन सॉल्व करते वक्त अचानक से मैथ्स में तो गड़बड़ हो जाती है कि यार ये क्या था क्या नहीं था. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज सारे टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे, जितने हो रहे हैं उतने ही ठीक है. तो ये वाला लास्ट ही पार्ट है आज के लिए, फिर बाद में वी विल कंटिन्यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. तो ये समझ में आया. अब उसी प्रकार से अगर मैं एक डेसिमल फ्रैक्शन दूँ तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है. जैसे अगर मैंने यहाँ पे 3000 अपॉन 100 ऐसे लिख दिया है. सो टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हाँ, ज़ीरोज़ कैंसिल भी हो सकते हैं. तो क्या आंसर आएगा? 300 अपॉन आई गेस 30 आएगा. आपने वो दूसरी मेथड यूज़ की, ज़ीरो ही कट कर दिए. ठीक है, नहीं बराबर है, ठीक है. और मैं दूसरा एक नंबर देता हूँ. चलो मैंने 5 लिया, और अब क्या कैंसिल करोगे बताओ मुझे? 5,000 कहाँ पे? यू वॉन्ट मी टू राइट हियर 5,000? देन क्या इसको कुछ कंपेयर करके आप मुझे बता सकते हो क्या आएगा यहाँ पे? यू आर हैविंग 1 सिंगल डिजिट हियर, यू आर हैविंग 3 zeros हियर. मैंने क्या कहा था? जितने ज़ीरो है मतलब उतने डिजिट्स छोड़ के आपको डॉट देना है. तो यहाँ पे अगर ज़ीरो है, लेट अस टेक इट इन द रिवर्स वे. अगर यहाँ पे 5/10 ही दिया है, ये पार्ट नहीं दिया था, और आपको ये पार्ट लाना है आंसर में, तो कैसे लाओगे? आपको तो पता है आंसर, तो क्या किया रहेगा उन्होंने? अगर ये 5/10 दिया है
तो आप पहले तो 5 के पास ही फोकस करोगे ना, पहले तो 5 के पास फोकस करोगे, कितने डिजिट दिए हैं वो। जितना 0 है उतना, मतलब अगर 5.10 है so we can write it 0.5 because 1 0 है, so then 1 0 and then the decimal 3. नो सी आई टेल यू, अगर यहाँ पे 5/10 है, नहीं ठीक है कुछ आप कोशिश कर रहे हो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें कुछ तो कन्फ्यूजन लग रहा है आपके बोलने में, तो वो करेक्ट नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि 5/10 है, तो इसका मतलब क्या है, आपको डिजिट जो भी ऊपर दिए हैं एज इट इज़ लिखने हैं। अब यहाँ पर भी मैं वही तो कर रहा था ना, जब जो यहाँ पे जो भी नंबर्स है एज इट इज़ सारे डिजिट्स में लिख रहा था, जितने भी डिजिट्स है वो सारे डिजिट्स मैंने लिख लिए। पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया, कितने डिजिट्स छोड़ के, पहिलं मी हेच लिहिलं ना 1375, आणि मग खाली मी काय ठरवलं, किती डिजिट्स सोडून डॉट आहे, डेसिमल पॉईंट। इकडे पण मी तेच ठरवलं, मी पहिलं 5 घेतलं, किती डिजिट सोडून डॉट आहे ते पाहिलं, एकच डिजिट सोडून डॉट आहे, मग एकच 0 द्यायचं। 2 डिजिट सोडून डॉट आहे 2, ओके। इन दॅट सिमिलर मॅनर इकडे पण ॲज इट इज पहिल्यांदा सगळे नंबर लिहून घ्यायचे। 5.000 असं पहले मैंने क्या कहा, जो डिजिट है वो लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। मी मध्ये का ठेवलं आहे, कारण की मला अजून पुढचं कॅल्क्युलेशन करायचं, मला माहीत नाही पॉईंट इकडे येईल का तिकडे जाईल। 3 डॉट्स आहेत, सॉरी 3 झिरोज आहेत, याचा अर्थ 3 डिजिट सोडूनच माझा डेसिमल पॉईंट येणार। आणि पॉईंट कसा शिफ्ट होतोय, फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, है ना, पीछे की तरह जा रहा है। कितने डिजिट्स को उसको छोड़ना पड़ेगा, 3, लेकिन मेरे पास कितना डिजिट है, 1. एक ही है। तो यहाँ पर भी वैसा ही था ना, एक ही डिजिट था मेरे पास और 0 है यहाँ पे, इसका मतलब मुझे एक डिजिट छोड़ के डॉट देना पड़ा। तो अब यहाँ पे 3 है, तो ये इसका मतलब ये भी हुआ ना कि यहाँ पे 10 है, 5/10, इसका मतलब इसी की स्टेप है ये आगे वाली एक प्रकार से, क्योंकि इंटू 1/100 फिर से हो रहा है यहाँ पे। मग 5/10 असताना 0.5 झालं, मग समजा एक 0 मी उडवला, मला कळालं 0.5 होतंय, आणि पुन्हा 2 0 आहेत, म्हणजे माझा पॉईंट अजून 2 पुढे शिफ्ट व्हायला पाहिजे। इट शुड जंप लाइक दिस। मगर वो बियॉन्ड जा रहा है तो मतलब ये 0 के भी आगे जा रहा है, फिर और एक बार जा रहा है, क्योंकि 2 बार आगे जाना है उसको। और मग ह्या 5च्या 3, 5 आहे नुसतं नॉर्मल, पण त्याला 3 नंबर सोडायच्यात आकडे, पण इथं आकडे नाही आहेत ना। जर आकडे नसतील तर आपल्याला 0 कन्सिडर करायचा आहे। सो याला सोडलं म्हणजे इथं डॉट आला जेव्हा, तेव्हा एक 0 के बदले में एक डिजिट को छोड़ दिया, और एक 0 के बदले में और एक छोड़ दिया, और एक छोड़ दिया, यानी नंबर क्या आएगा 0.00। आगे 3 डिजिट्स के आगे डॉट, म्हणजे जेव्हा काही नंबरच नसतील तेव्हा डॉट द्यायचा, 0 द्यायचा आणि मग डॉट द्यायचा। पण नंबर जेव्हा असतील 1375, 2 0 आहेत, नंबर्स पूर्ण आहेत ना, मग तिथं काही अडचणच नाही ना। अच्छा चलो 2 डिजिट सोडायचे आणि मग डॉट द्यायचं। इथं काय झालं, नंबर एकच डिजिट आहे आणि मग आपल्याला 3 प्लेसेस शिफ्ट करून द्यायचं आहे, पण एकच डिजिट आहे। मग एकच डिजिट असल्यावर काय करायला लागलं, वी हैड टू कंसिडर 0, ओके। तो ये एग्जाम्पल्स आप एक के नीचे एक अच्छे से लिख लो, समझ के लिख लो। यही आज का आखिरी टॉपिक था। के बाद में मैं कुछ होमवर्क आपको दे दूंगा। वीडियो जो वीडियो देखेंगे उनके लिए कुछ मैसेज तब तक देता हूँ। सो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं,
उनके लिए एक ख़ास गुड न्यूज़ है कि हम लोग हमारी स्पोकन इंग्लिश बैच फिर से चालू कर रहे हैं। तो फरवरी से भी शुरू कर रहे हैं एक बैच जो कि अप्रैल में ख़त्म होगी, और अप्रैल में भी फिर से लॉन्च कर रहे हैं समर बैच जो भी होगी, जो कि 3 मंथ्स अगेन वो शुरू रहेगी। साथ ही हम और भी कोर्सेस ला रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के नाम से ला रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि मैंने एक नई ऑफ़र मतलब मैं मार्केटिंग ऑफ़र नहीं ला रहा हूँ, कोई एजुकेशन की मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, कि मैंने एक ऐसा एक एम या ऑब्जेक्ट लेकर मैं मार्केट में उतर रहा हूँ कि मैं 100 CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बिना किसी कोचिंग की फ़ीस लेकर मतलब उनको पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा। तो इसके लिए अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर हमसे संपर्क कर लीजिए। और हाँ, वही बात है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करिए अगर लाइक करने की इच्छा हो रही होगी, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो, और अदरवाइज़ यू कैन कमेंट। अगर आपको कुछ सजेशन देना है बिल्कुल सजेशन दे दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब अच्छे से और भी अच्छे से वीडियोज़ आएंगे। और ये वीडियो केवल UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है कि जो कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ओलंपियाड्स वगैरह देना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, बाय। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चले। और अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए, और हर रोज़ जो भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सारे वीडियोस, तो आप कमेंट में भी बताइए, उसी के साथ साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।